क्या सच में मन पढ़ा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आपका एडवोकेट स्वप्निल बिष्ट के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। क्या सच में मन पढ़ा जा सकता है? क्या कोई आपके दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ सकता है? क्या यह केवल फिल्मों और जादुई कहानियों तक ही सीमित है, या विज्ञान और न्यूरोसाइंस ने वास्तव में ऐसी तकनीकों को विकसित कर लिया है जो हमारे मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञान संबंधी रहस्यों को उजागर कर सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि विज्ञान ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मन पढ़ने की अवधारणा सुनने में रहस्यमय और काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। यह कोई जादू या टोना टोटका नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध और तकनीक का परिणाम है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हमारे विचार, भावनाएं, यादें, ये सब मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में मौजूद होते हैं। वैज्ञानिक इन संकेतों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के लिए लगातार नई नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उस दिन से बहुत दूर नहीं हैं जब मन पढ़ना एक वास्तविकता बन जाएगा। मस्तिष्क एक अत्यधिक जटिल जैविक संरचना है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के माध्यम से संवाद करते हैं। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है। ये संकेत एक जटिल पैटर्न बनाते हैं जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। वैज्ञानिक इन ब्रेन वेव्स को मापने और उनकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और विभिन्न विचारों और भावनाओं के दौरान इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। आज कई ब्रेन स्कैनिंग तकनीकें उपलब्ध हैं जो मस्तिष्क की गतिविधियों को ट्रैक कर सकती हैं और यह अनुमान लगा सकती हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख तकनीकें हैं: fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, और MEG, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी। fMRI मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है। EEG खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। न्यूरल डिकोडिंग एक उन्नत तकनीक है जो मस्तिष्क की गतिविधि के पैटर्न को समझकर यह अनुमान लगाने का प्रयास करती है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या देख रहा है। चैप्टर 4, क्या हमारी सोच को नियंत्रित किया जा सकता है? यह सवाल थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करना संभव है। TMS, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, और DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग करके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को उत्तेजित या बाधित किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग अवसाद, पार्किंसंस रोग और मिर्गी जैसे रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि इन तकनीकों का उपयोग नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चैप्टर 5, क्या भविष्य में मन पूरी तरह पढ़ा जा सकेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस तेजी से विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 20-30 वर्षों में हम इस स्थिति में हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रहे विचारों को लगभग पूरी तरह पढ़ सके। ऐसा होने पर हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अपराध की रोकथाम, न्यायिक प्रक्रिया, चिकित्सा विज्ञान, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह एक ऐसी शक्ति होगी जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी और जिम्मेदारी से करना होगा। चैप्टर 6, नैतिक सवाल और खतरे। अगर भविष्य में मन पढ़ना संभव हो जाता है तो इससे कई नैतिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा गोपनीयता का उल्लंघन है। अगर कोई हमारी अनुमति के बिना हमारे विचारों को पढ़ सकता है तो हमारी निजता का क्या होगा? दूसरा खतरा माइंड कंट्रोल का है। अगर कोई हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है तो क्या हमारी स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कोई महत्व रह जाएगा? यह तकनीक अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं।
उतरो, मन पढ़ने की तकनीक वरदान या अभिशाप। दोस्तों, आज हमने मन पढ़ने की तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि यह तकनीक कैसे काम करती है, इसके क्या फायदे हैं और इससे क्या खतरे हो सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भले के लिए हो, न कि उसके विनाश के लिए। कृपया एडवोकेट स्वप्निल बिष्ट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। क्या आप सोचते हैं कि यह तकनीक हमारे लिए फायदेमंद होगी या खतरनाक? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।